सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम स्टडी माफिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं वैश्वीकरण के बारे में, यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के आयाम कौन कौन से हैं। जो भी 2-3 आयाम हैं हम उनकी चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए अपने आंसर की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा पहले परिचय बता देता हूं कि वैश्वीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुआयामी अवधारणा है। वैश्वीकरण का संबंध केवल आर्थिक वैश्वीकरण से ही नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण के अंतर्गत राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आयाम शामिल हैं। वैश्वीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा भी है। इसके साथ साथ वैश्वीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण नीति भी है। इस नीति की शुरुआत शीत युद्ध के बाद सन 1991 में हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप लगभग विश्व के सभी देशों ने इस नीति को अपनाया। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि वैश्वीकरण एक प्रकार की सूचना क्रांति है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक जुड़ाव और आपसी निर्भरता को बढ़ावा मिला है। वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है। विश्व के लगभग सभी देशों में वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मानव जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिस पर वैश्वीकरण का प्रभाव ना पड़ा हो। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आज संपूर्ण विश्व एक छोटे से वैश्विक गांव में परिवर्तित हो गया है। वैश्वीकरण स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ता है। हम समझेंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हमने ये बात की कि वैश्वीकरण का एक छोटा सा परिचय में हमने बात करी थी। हमें बहुत कुछ इसमें समझ में आ गया था, लेकिन हम बात करते हैं अगली हेडिंग की कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ है प्रवाह, अर्थात वस्तुओं, सेवाओं, मूल्यों, विचारों, पूंजी और सूचना का एक देश से दूसरे देश में बिना रोक के आदान प्रदान होना, वो वैश्वीकरण कहलाता है। तो दोस्तों ये था वैश्वीकरण का अर्थ। अब वैश्वीकरण के आधार कौन कौन से हैं? इसके मुख्य 2 आधार हैं। पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण। यानी उदारीकरण का अर्थ है व्यापार नियमों में ढील देना, अर्थात व्यापार संबंधी बाधाओं को खत्म कर देना, समाप्त कर देना। दूसरा निजीकरण जो था वो था, निजीकरण का अर्थ है कि सार्वजनिक क्रियाकलापों को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देना, यानी जो इसका काम संचालन करेगी वो निजी कंपनियां ही करेंगी। ये थे इसके आधार। वैसे जो हमने बात करी थी शुरुआत में कि हम आज वैश्वीकरण से संबंधित और उसके आयाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने बात करी अब तक वैश्वीकरण के बारे में। अब हम बात करते हैं कि वैश्वीकरण के आयाम कौन कौन से हैं। दोस्तों वैश्वीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आयामी अवधारणा है। मैंने आपको बता चुका हूं कि वैश्वीकरण केवल एक आर्थिक अवधारणा ही नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत अनेक आयाम शामिल हैं। पहला आर्थिक आयाम, दूसरा राजनीतिक, तीसरा सांस्कृतिक आयाम और चौथा प्रौद्योगिकी आयाम। तो हम 1 बाय 1 एक जो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी है उस पर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, इनको समझते हैं सही से। पहले लेते हैं हम आर्थिक आयाम। अर्थव्यवस्था तो वैश्वीकरण की आत्मा रही है, इसलिए वैश्वीकरण का सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक रूप से पड़ा है। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों का वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व के विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का तेजी से प्रवाह हुआ है। दूसरा, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था का संयोजन होने लगा है। आर्थिक आयाम में तीसरा पॉइंट है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी से वृद्धि हुई है और विश्व व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। इसी में चौथा पॉइंट है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय समस्याओं में जैसे IMF, WB और WTO आदि संस्थाओं के प्रभाव में तेजी से वृद्धि हुई है। इसका 5वां और लास्ट पॉइंट है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विदेशी पूंजी निवेश में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। तो ये था पहला आर्थिक आयाम। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे राजनीतिक आयाम की, जिसमें वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम का वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राज्य की प्रकृति में बदलाव आया है। राज्य की कल्याणकारी अवधारणा अब पुरानी हो गई है। अब इसका स्थान न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया है। इसी में दूसरा पॉइंट है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय शक्ति राज्य और सरकार के हाथों से निकलकर बाजार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में जा रही है, जिसके कारण राज्य और सरकार की शक्ति और क्षमता में काफी कमी आ रही है। इसका तीसरा पॉइंट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शर्तों पर हिस्सा लेने से विकासशील देशों में राज्यों की स्वायत्तता और संप्रभुता
पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसका चौथा पॉइंट है कि कुछ विद्वानों के एक अन्य समूह का यह मानना है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप तकनीकी विकास के कारण राज्यों की क्षमताओं में कमी हुई है। वैश्वीकरण के आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी की वजह से राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने में सफल रहे हैं। तो ये था इसका दूसरा राजनीतिक आयाम। इसमें हम चर्चा करते हैं तीसरे सांस्कृतिक आयाम की। दोस्तों, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम का वर्णन भी इसी प्रकार से किया जा सकता है जो हमने पॉइंट वाइज बनाकर हम बात कर रहे हैं। इसका पहला पॉइंट होगा सांस्कृतिक आयाम का कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक विभिन्नता नहीं बल्कि सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा मिला है। कि किसी विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है, बल्कि विश्व संस्कृति के नाम पर अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के विकसित देश अपनी आर्थिक और सैनिक शक्ति के बल पर विश्व पर अपनी संस्कृति थोपने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट होगा इसी में कि वैश्वीकरण विश्व की विभिन्न देशों की संस्कृति के लिए हानिकारक है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व की समूह सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इसका तीसरा पॉइंट होगा कि उदाहरण के लिए जैसे नीली जींस का पहनना, बर्गर, पिज्जा, पेप्सी, कोका कोला, ये क्या है, ये सब अमेरिका की संस्कृति है और भाग दौड़ भरी जिंदगी की देन है। तो इसे हम सब अपनाते आ रहे हैं। ये क्या सांस्कृतिक अपना आयाम है वैश्वीकरण का। और चौथा आयाम है इसका लास्ट वाला जो है प्रौद्योगिकी आयाम, यानी तकनीकी आयाम कह सकते हैं जिसे हम। दोस्तों, वैश्वीकरण के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो प्रौद्योगिकी ने दिया है, यानी तकनीकी ने दिया है। इसका भी वर्णन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका पहला जो होगा वो होगा वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप तकनीकी के तेजी से विकास के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और पूंजी के प्रवाह में गतिशीलता आई है और आपसी जुड़ाव संभव हुआ है। इसमें दूसरा पॉइंट होगा कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप सूचना एवं संचार के साधनों में तेजी से विकास के कारण हम घर बैठे संपूर्ण विश्व में घटने वाली घटनाओं के बारे में आसानी से परिचित हो सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट होगा कि प्रौद्योगिकी के परिणाम इसके परिणाम स्वरूप हम घर बैठे विदेशों में व्यापार कर सकते हैं, धन का भुगतान कर सकते हैं और यहाँ तक कि बैठक और सम्मेलन में भी भाग ले सकते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट होगा कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व एक छोटे से वैश्विक गांव में परिवर्तित हो गया है। इसका पांचवा पॉइंट होगा कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विश्व के विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक जुड़ाव और अंतर्निर्भरता को बढ़ावा मिला है। तो दोस्तों, ये थे इसके 4 आयाम। अब हम बात करते हैं इससे अगली हेडिंग की वैश्वीकरण के विपक्ष में तर्क क्या है। दोस्तों, वैश्वीकरण के विपक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला तर्क यह है कि वैश्वीकरण के आलोचकों का मानना है कि वैश्वीकरण की मुक्त व्यापार की नीति और इससे संबंधित संस्थाओं में गरीब देशों और श्रमिक वर्ग तथा पर्यावरण के हितों की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिससे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को बढ़ावा मिला, जिसके परिणाम स्वरूप तृतीय विश्व में गरीबी और अल्प विकास को बढ़ावा मिला। इसके दूसरा है मेंडे बार्लो, वैश्वीकरण के प्रमुख आलोचकों में से एक हैं। उनके अनुसार आर्थिक वैश्वीकरण का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि इससे आर्थिक व राजनीतिक शक्ति राष्ट्रीय सरकारों के हाथों से निकलकर बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथों में चली गई। इसका तीसरा पॉइंट यह है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप अब हर चीज बिकाऊ हो गई है, यहाँ तक कि वह चीज भी जो कभी पवित्र समझी जाती थी, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु, सांस्कृतिक विरासत आदि। इसका चौथा पॉइंट है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शर्तों पर हिस्सा लेने से विकासशील देशों की स्वायत्तता को गहरा धक्का लगा है। इसका पांचवा है नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने अपनी पुस्तक ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट 2002 में यह तर्क दिया कि वैश्वीकरण में लाभ पहुंचाने की बहुत बड़ी क्षमता है, बशर्ते कि वैश्वीकरण शिकारग्रस्त लोगों को राष्ट्रीय सरकार ऊपर उठकर उनका बचाव कर सके तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके। तो दोस्तों, ये थे इसके विपक्ष में तर्क। अब आता है इसमें लास्ट में निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि वैश्वीकरण और इसके आयामों का व्यापक रूप से आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के बाद हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। वैश्वीकरण संपूर्ण विश्व के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को ऊपर की बजाय नीचे से लागू किया जाना चाहिए और वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं और परिदृश्य को समझने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा वैश्वीकरण से और उसके आयाम जहाँ पर हमने बात की। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।